हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मेरा एक छोटा सा पार्ट बच गया था जो कि एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर था। शायद से वो एक पार्ट बच गया था, वो शायद से रिकॉर्ड करने के लिए रह गया था, इसलिए मैंने वो लेक्चर वहाँ पे वाइंड अप कर दिया था। तो उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो लास्ट वाला पार्ट बचा है वो भी डिस्कस करेंगे, और एक जो पार्ट है जिसको कैल्विन्स मेथड बोलते हैं, कैल्विन मेथड टू फाइंड आउट दी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये एक पार्ट अपना बचा हुआ था। तो ये दो पार्ट करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर, ये पहला पार्ट है, और उसके बाद कैल्विन्स मेथड। तो कैल्विन मेथड में इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा। मेथड पूरा सेम है, सिर्फ मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। पेज नंबर 222 पे आ जाओ, 220 पे आ जाओ, पेज नंबर 220 पे। तो केल्विन्स मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। केल्विन मेथड गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में आएंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर के दो न्यूमेरिकल्स और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो मैं आज लिखवा के, वैसे ही आज लिखवा के कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ हम लोग बात करेंगे थ्योरी के बारे में। लिखना आपको वैसे के वैसे टेक्स्ट बुक में से लिखना है। मेन पार्ट में डिस्कस करूंगा सारी पार्टें। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर शायद से 1:10 1:20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास जा सकता है। तो आज वाइंड अप कर देंगे। सिर्फ अपना एक ही पार्ट बचा रह जाता है, जो कि नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट। तो नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट मैं कल डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, बट अच्छे से करेंगे नेटवर्क एनालिसिस, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस का एमसीक्यू में या फिर वन लाइनर्स में आ सकता है क्वेश्चन। तो उसके लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर डेडिकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, क्योंकि सीटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ ऐसे था। ये था मेरा लेफ्ट गैप, ये था मेरा सेंट्रल गैप, और ये था मेरा राइट गैप। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक वायर अटैच की थी यहाँ पे, और बाजू में अटैच किया था मीटर ब्रिज, मीटर स्केल अटैच किया था, बराबर है। यहाँ पे मीटर स्केल अटैच किया था। अभी ये पॉइंट था, इसको अटैच किया था गैलोमीटर, और उसको दूसरा एंड अटैच किया था जॉकी से। ये आपको पता है। बाद में यहाँ पे था बैटरी की और रियोस्टेट, ये हो चुका था। अभी हम लोग क्या करेंगे हाल में, हम लोग का क्या था, हम लोग लेफ्ट गैप में हमेशा अननोन रेजिस्टेंस निकालते थे। हम लोग हमेशा अननोन रेजिस्टेंस निकालते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हाल में, लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे गैलोमीटर, और राइट गैप में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। बस रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेजिस्टेंस पता रहेगा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ की जो लेंथ रहेगी वो LG रहेगी, और यहाँ की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी LR। मुझे पता है कि अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन से, ये सेल EA की के और ये स्ट्रेट RH है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन, लेफ्ट गैप, सेंट्रल स्ट्रिप एंड राइट गैप। ये लॉन्ग वायर है, उसका लेंथ L है, और ये मीटर ब्रिज, मीटर स्केल है, अटैच किया है वायर के पैरेलली। अभी हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को एक चीज़ पता होती है कि रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप इक्वल टू रेजिस्टेंस नीचे का अपॉन ये नीचे का। मतलब याद रखो हमेशा, अगर मुझे अक्षय ने डाउट पूछा था, तो सपोज ऐसे गैलोमीटर कनेक्ट किया है, ऐसे कुछ है, तो हमेशा इधर को ये फर्स्ट रहता है, ये सेकंड रहता है, ये थर्ड रहता है, ये फोर्थ रहता है। मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। तो रहता है ऐसे 1/2 इक्वल टू 3/4। ये हमेशा रेजिस्टेंस का रेशियो रहेगा, हमेशा ऐसे याद रखो। 1 2 3 मत रखो, 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से मेरे को बताओ रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या रहेगा। ये वाले वायर का रेजिस्टेंस रहेगा क्या। ये सपोज मैं पॉइंट लिख रहा हूँ A, और ये DA, और ये पॉइंट CA। तो अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करूंगा तो G अपॉन A से लेकर D तक का रेजिस्टेंस रहेगा RAD, सॉरी एक सेकेंड, G अपॉन सेकेंड वाला रेजिस्टेंस ये RA इक्वल्स टू ये रहेगा RAD अपॉन RDC, बराबर है। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं तो ये पता है कि RAD अपॉन RDC इक्वल्स टू LG अपॉन LR। पता है ये रेजिस्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल रहता है टू द लेंथ।
जो नल पॉइंट वाला पॉइंट डी आ गया तो एल जी और एल आर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ की प्रोपोर्शनल रहेगा मेरा रेजिस्टेंस, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो प्रोपोर्शनल रहेगा। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, जी अपॉन आर इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर। क्लियर है वाला पार्ट। अभी इसके बाद अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज के लिए जो लेंथ टोटल रहती है वो 100 बराबर है। तो अगर मैं एल आर की बात करूंगा तो एल आर क्या होगा, एल आर 100 में से ये चला गया तो बनेगा 100 माइनस एल जी। तो अगर फॉर्मूला पुट करूंगा यहाँ पे तो जी अपॉन आर इक्वल टू एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी, तो जी इक्वल टू क्या आएगा, आर इंटू एल जी 100 माइनस एल जी। क्लियर है। आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, इसको बोलते हैं केल्विन्स मेथड। जो केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैलोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, ये वाला पार्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। मैं वापस फटाक से डिस्कस करता हूँ। लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप और राइट गैप है। ये एल शेप्ड स्ट्रिप है मेरी, मेटल स्ट्रिप, जो कि लेफ्ट साइड वाली है, और राइट साइड वाले बीच में सेंट्रल स्ट्रिप है। अभी सेंट्रल स्ट्रिप का एक पॉइंट कनेक्ट किया गैलोमीटर से, गैलोमीटर का दूसरा पॉइंट कनेक्ट किया जॉकी से। लेफ्ट गैप में हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं गैलोमीटर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हमेशा यहाँ पे एक्स होता है, याद रहेगा, तो यहाँ पे एक्स रहता है। और राइट गैप में हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं क्या, हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स इंसर्ट करने वाले हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में एक नॉन रेजिस्टेंस हम लोग पुट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, लेंथ जो रहेगा नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट क्या करेगा, जो अपना वायर रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ए डी और एस डी सी में। ए डी जो रहेगा उसका लेंथ रहेगा एल जी, डी सी का लेंथ रहेगा एल आर। अगर हम लोग डिस्टेंस मीटर बीच का अगर हम लोग नल पॉइंट का कंडीशन देखते हैं तो ये आएगा जी अपॉन आर इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर डी सी लिखा। बट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। तो ये आर ए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जी, तो आर ए डी अपॉन अपॉन आर डी सी इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर। पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है क्या। एल आर को रिप्लेस किया 100 माइनस एल जी से, क्योंकि लेंथ ऑफ अ नल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ गैलोमीटर का पता रहेगा, तो मुझे 100 माइनस एल जी करूँगा तो मेरे को मिलेगा एल आर। क्लियर है ये वाला पार्ट। अभी हम लोग आगे जाएंगे एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर के ऊपर जाएंगे, जो अपना लास्ट लेक्चर का पार्ट बच गया था। तो एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर, सबको क्लियर ये वाला पार्ट हो गया। ओके, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। ओके, ध्यान दो। आपने देखा रहेगा कि पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज़ करते थे हम लोग, पोटेंशियल निकालने के लिए अक्रॉस टू पॉइंट। तो मुझे पता है कि पोटेंशियोमीटर नॉर्मली पोटेंशियोमीटर जो निकालते हैं हम लोग वो मतलब वोल्ट मीटर जो होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर में क्या खासियत होती है कि वोल्ट मीटर में करंट जो होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अभी मुझे बताओ कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा तो लेंथ ऑफ अ वायर जो हम लोग यूज़ करने वाले वो भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा तो वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो एक्यूरेट रीडिंग देगा, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि छोटा सा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव एज कंपेयर टू व्हाट, वोल्ट मीटर। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, आप लिख लो एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। उसका सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्ट मीटर, लिखा पहला पॉइंट। हाँ, अभी मुझे बताओ एक चीज़, हम लोग ने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया था वो उधर बैटरी भी डाला था हम लोग ने, बराबर है। और कभी कभी हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैसे था, देखो ना, ये याद था आपको, ये ऐसे कुछ पोटेंशियोमीटर वायर था, बराबर है। यहाँ पे मैंने सेल कनेक्ट किया था, कुछ सेल कनेक्ट किया था, इसका दूसरा एंड कनेक्ट किया था गैलोमीटर से और जॉकी से। तो ये जो पोटेंशियल था और ये बैटरी का पोटेंशियल था वो क्या था, सेम था। क्लियर है क्या। तो हम लोग को अगर बैटरी के बीच में का पोटेंशियल निकालने का रहेगा तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी भी निकाल सकते हैं और ये दो पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर इज यूज फॉर टू पर्पसेस, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टू फाइंड द बैटरी, टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस टू पॉइंट। बट अगर वोल्ट मीटर यूज करूंगा तो वोल्ट मीटर क्या करता है मालूम है, अगर मैं यहाँ पे वायर अटैच किया और यहाँ पे वोल्ट मीटर अटैच किया तो ये वोल्ट मीटर है ना, ये बीच में का वायर का सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा। वो
ईएमएफ ऑफ द सेल कभी नहीं निकाल नहीं सकते। ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर। अभी जितने भी एप्लीकेशन देखो देखो E1/E2 का रेशियो देखा था, बाद में E1+E2/E1 - E2 वाला पार्ट देखा था। सब चीज़ों में हम लोग ने ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाला था। इसके पहले कभी आपने देखा है क्या वोल्ट मीटर कभी ईएमएफ निकालता है? नहीं निकालता। वो क्या निकालता है? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। तो लिखो, potentiometer can be used to measure a potential difference as well as EMF. A potentiometer can be used to measure potential difference as well as EMF of a cell. EMF of a cell. A voltmeter always measures terminal potential difference. It cannot be used to find the EMF of a cell. It cannot be used to find the EMF of the cell. अभी मैंने बोला था सेंसिटिव ज़्यादा होने की वजह से एक्यूरेट कौन रहेगा ज़्यादा, पोटेंशियोमीटर एज कम्पेयर टू व्हाट, वोल्टमीटर। तो लिखो, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। Measurement of potential difference or EMF is very accurate in the case of voltmeter. आगे, a very small potential difference of the order 10⁻⁻⁶, a very small potential difference of the order 10⁻⁻⁶ can be used to measured to measured can be used मत लिखो, can be measured by it. लीस्ट काउंट मतलब क्या, सबसे लोवेस्ट चीज जो मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर एज कंपेयर टू वोल्टमीटर, मच बेटर एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। आगे डीमेरिट्स लिखो, डीमेरिट्स। अभी मेरे को बताओ, पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब 8 मीटर देखा था अपन ने, 4 मीटर देखा था, 5 मीटर देखा था, ऐसे न्यूमेरिकल्स में देखा था। इसका मतलब क्या है, वो पोर्टेबल है क्या? नहीं, पोर्टेबल नहीं। तो लिखो, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल पोर्ट करके हम लोग कहीं पे लेके नहीं जा सकते उसको, इज नॉट पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर है वाला पार्ट, सबको क्लियर है। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे गैलोमीटर के पास। गैलोमीटर के उसको बोलेंगे मूविंग कॉइल गैलोमीटर। तो सुनो, मूविंग कॉइल गैलोमीटर का जो डायग्राम है ना, वो आपको टेक्स्ट बुक का ही निकालना है, बट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम देता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम जो है वो 3D डायग्राम है। आपको जो डायग्राम दिया है वो 3D डायग्राम दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको एक 2D डायग्राम दिखाऊंगा, मतलब टॉप व्यू से अगर डायग्राम कैसे दिखेगा वो दिखाऊंगा। तो आपको डायग्राम निकालना है, कौन सा वाला पार्ट मालूम है, टेक्स्ट बुक वाला पार्ट का ही निकालना है, बट मैं डायग्राम बताऊंगा किसका मालूम है, मैं 2D डायग्राम, मैं 3D भी डायग्राम निकाल के बताऊंगा और 2D भी डायग्राम निकाल के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 2D डायग्राम निकाल रहा हूँ। एक हॉर्शू मैग्नेट होता है, एक हॉर्शू मैग्नेट है, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा बना दो, इतना बड़ा नहीं बना सकते हम लोग। एक हॉर्शू मैग्नेट है, इसे पावरफुल हॉर्शू मैग्नेट है। अभी यहाँ पे अटैच किया एक कॉनकेव सरफेस जो कि मैग्नेट का एक पार्ट है, जिसको बोलते हैं कॉनकेव हॉर्शू मैग्नेट। इसके बीच में हम लोग ने अटैच किया है एक स्प्रिंग, मतलब ऐसे अटैच किया है स्प्रिंग अटैच किया, और उसको अटैच किया है एक, मैं बनाऊंगा, मैं 3D में बना के बताऊंगा कैसे दिखता है। स्प्रिंग को फिक्स किया है एक बॉक्स के साथ, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स के साथ, और यहाँ पे अटैच किया है, स्प्रिंग से अटैच किया है पॉइंटर को, और यहाँ पे मेरा स्केल।
यहाँ पे मैंने अटैच किया स्केल जहाँ पे रीडिंग है, इसका एक एंड अटैच किया है टर्मिनल से, दूसरा अटैच किया दूसरे टर्मिनल से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया। तो इसको बोलते हैं पिवोट। पिवोट मतलब एक पॉइंट रहता है जहाँ पे मेरा बॉडी ऑसिलेट होता है। ये जो है ये है हॉर्स शू मैग्नेट। ये जो है वो है स्केल। ये जो स्प्रिंग जैसे दिख रहा है वो है सॉफ्ट आयन, ये वाला, सॉरी ये वाला मैं कौन सा बना रहा हूँ, ये वाला सॉफ्ट आयन कोर। और ये जो है वो है स्प्रिंग। ओके, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग कॉइल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कॉइल भी बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है बॉक्स वाला। ओके, ये हो गया 3 डायमेंशनल डायग्राम। अभी मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम पे जाता हूँ। सॉरी, ये हो गया 2 डायमेंशनल डायग्राम, मैं अभी 3 डायमेंशनल डायग्राम पे जाता हूँ। 3 डायमेंशनल डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, सेम पार्ट है बट ये ऐसा कुछ दिखेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ऐसे कुछ है। ये मैग्नेट है और कॉन्केव मैग्नेट है। बीच में जो हम लोग ने अटैच किया है वो है रेक्टेंगुलर कोर और बीच में आयन कोर है, मतलब ये वाला जो दिख रहा है वो आयन कोर है, सॉफ्ट आयन कोर ये वाला। और इसके ऊपर जो अटैच किया है वो रेक्टेंगुलर कॉइल है। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम देख सकते हो। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसको अटैच किया है, इसको जो ये पॉइंट को अटैच किया पॉइंटर, और यहाँ पे जो मेरा है स्केल। क्लियर है। ये 2D ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं और ये साइड व्यू से 3D से दिखा रहा हूँ। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो मैं ये डायग्राम रख रहा हूँ, ये वाला डायग्राम रफ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट क्या है? तो हम लोग आगे जाते हैं ये वाला डायग्राम के साथ। डायग्राम निकाल दो, दोनों डायग्राम निकालो, आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम निकाल दो फटाफट। वीडियो को पॉज करके डायग्राम निकालो। ओके, ध्यान दो। अभी मुझे बताओ गैलोमीटर क्या रहता है? गैलोमीटर क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रिक करंट रहता है, वीक इलेक्ट्रिक करंट रहता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं गैलोमीटर। मतलब जो भी, अगर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा मतलब सर्किट में क्या रहता है? करंट रहता है। अभी कभी कभी क्या होता है उनमें कि गैलोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं या फिर एज अ एमीटर यूज़ करते हैं। तो हम लोग वही पार्ट देखने वाले कि इसको वोल्ट मीटर कैसे यूज़ करते हैं और इसको एमीटर कैसे। और ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैलोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? मूविंग कॉइल गैलोमीटर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर। तो लिखो, डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम बनाया, लिखो अ गैलोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अ गैलोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन अ circuit. It has a coil pivoted. It has a coil pivoted or suspended between two concave poles faces between two concave pole faces of a strong horseshoe magnet. Concave pole faces of a strong horseshoe magnet. When an electric current passes through the coil, देखो यहाँ से आएगा, कॉइल में पास करेगा करंट, यहाँ से आएगा और जाएगा यहाँ से करंट, passes through a coil. When a electric current passes through a coil, coil deflect होगा, क्योंकि वो हम लोग ने किस में पुट किया है? वो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया है। जब भी करंट पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उस कॉइल को रखते हैं तो वो कॉइल एक्सपीरियंस करता है फोर्स और वो मोशन में जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द डिफ्लेक्शन, when an electric current passes through the coil, it deflects. The deflection is proportional to the current passing through the coil. The deflection is proportional to the current passing through the coil. The deflection of the coil can be read
with the help of pointer attached to it. The deflection of the coil can be read with the pointer attached to it. Position of the pointer on the scale provided indicates the current passing through the galvanometer. Position of the coil, position of the pointer on the scale provided indicates the current passing through the galvanometer और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. कभी कभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी हम लोग गैलोमीटर यूज़ करते हैं. देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे. ये रीडिंग स्केल एक कांस्टेंट स्केल रहेगा. एक्चुअली गैलोमीटर का यूज़ होता है किसके लिए? करंट को डिटेक्ट करने के लिए. बट कभी कभी हम लोग उसको करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. दस गैलोमीटर कैन बी यूज एज एन एमीटर. जो करंट मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर विथ सूटेबल मॉडिफिकेशन. मतलब वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं विथ सूटेबल मॉडिफिकेशन. द गैलोमीटर कॉइल हैज मॉडरेट रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 ohms. उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? गैलोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 100 ohm. एंड इट हैज स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी. एंड इट हैज स्मॉल current carrying capacity of 1 milliampere. क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी हम लोग जाएंगे गैलोमीटर व्हेन यूज्ड एज एन एमीटर. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है. गैलोमीटर व्हेन यूज्ड एज एन एमीटर वाले पार्ट पे जाएंगे. ये मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर सपोज करंट मेजर करने का रहेगा तो बेसिक कंडीशन क्या है? करंट को मेजर करना है, करंट को लॉस नहीं करना है. मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए. रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए. अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक ऐसे बोलेंगे कि जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा? मेरा करंट रहेगा. ये तो शॉर्ट है. तो गैलोमीटर क्या करता है? उसका करंट रीडिंग कितना रहता है? 100 मिली एम्पियर. अभी लिखा था करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है? 100 मिली एम्पियर. तो उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा उसमें से तो वो उस गैलोमीटर को डैमेज कर सकता है. इसलिए हम लोग क्या करने वाले? हम लोग एक ऐसे डिवाइस कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पे करंट तो मेजर करने का है बट गैलोमीटर भी डैमेज नहीं होना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? नेग्लिजिबल. क्योंकि करंट मेजर करने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए? हमेशा नेग्लिजिबल. तो लिखो गैलोमीटर एज एन एमीटर. Galvanometer as an ammeter. Let the maximum current और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो हो रहा था गैलोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल गैलोमीटर बी. मतलब करंट ले रहे हैं हम लोग IG और रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग G. मूविंग कॉइल गैलोमीटर बी IG एंड कैपिटल G रिस्पेक्टिवली. This galvanometer can be converted into an ammeter. Which is a current measuring instrument. In order to measure, देखो करंट सेम मेजर करने का रहेगा. अगर करंट सेम मेजर करने का रहेगा तो मुझे बताओ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वो जो डिवाइस है उसके सीरीज़ में हम लोग, देखो कभी भी करंट मेजर करने का रहे तो हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते. कभी भी मुझे अगर वोल्टेज मेजर करने का तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है. क्लियर है क्या? तो इन ऑर्डर टू मेजर द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, we connect this galvanometer in series with resistance R. हो गया? लिख गया? इतना लिख गया. आगे लिखो. इतना लिख दिया. आगे लिखो. ओके, कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें वो लिख लेते हैं. कन्वर्ट करने के लिए अभी मुझे बताओ, अगर जो एमीटर रहता है उसका पहला कंडीशन क्या रहता है? उसका पहला कंडीशन रहता है कि उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम करंट विड्रॉ करना चाहिए. तो ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट रहता है. तो लिखो टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैलोमीटर इनटू एमीटर,
द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आर, पहला पॉइंट, its effective current carrying capacity must be increased to a desired high value. Effective current carrying capacity should be increased to desired higher value. उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए. ओके मुझे बताओ करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज, its effective resistance must be decrease लिखो when we connect this galvanometer of resistance capital G in series with, when we connect this galvanometer of resistance capital G in series with the resistance R, इट विल डिक्रीज द करंट, क्योंकि देखो सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. इट विल डिक्रीज द करंट, इट विल डिक्रीज द करंट passing through resistance R, or decrease the current which is actually to be measured, or decreasing the current which is actually to be measured. Hence in ideal case मतलब देखो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो मुझे बताओ अगर ये ज़्यादा रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा ये सीरीज़ वाला रेजिस्टेंस वो भी बढ़ जाएगा. बट अगर ये जीरो रहेगा तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस ऑफ ये डिवाइस जो कनेक्ट किया उतना ही रहेगा. लिखो therefore ideally an ammeter should have zero resistance, an ammeter should have zero resistance. ओके अभी मुझे बताओ गैलोमीटर का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर है, तो 100 मिली एम्पियर के ऊपर वो करंट मेजर नहीं कर सकता. तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे करंट फ्लो करना है कि वो करंट एकदम कम फ्लो हो जाए. एक करंट कम फ्लो होने के लिए हम लोग मतलब सपोज मैं ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हूँ तो वो डिवाइस को डैमेज कर सकता है, तो हम लोग को ये डिवाइस को सेफ रखना है. तो लिखो तीसरा पॉइंट, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस विच आर लाइकली ड्यू टू पैसेज ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट टू बी पास्ड. It must be protected from the possible damages which are likely due to the passage of excess electric current to be passed. क्लियर है पक्का? अभी ध्यान दो, इसके लिए हम लोग ये तीन कंडीशन के लिए, पहले तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, सेकेंड जो है वो रेजिस्टेंस को कम करने का है जिससे जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू जो मेरा रेजिस्टेंस आर से वो सेम रहेगा. मतलब अगर मैं ऐसे रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे गैलोमीटर कनेक्ट करता हूँ और इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सीरीज कनेक्शन विल बी वेरी लेस. तो जो करंट मेजर करने वाले वो और कम हो जाएगा. इसलिए हम लोगों को हमेशा गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए आइडियली. और तीसरा क्या होना चाहिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है. करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर कम रहेगा तो गैलोमीटर ज़्यादा करंट कैरी नहीं कर सकता, तो एक्सेस करंट अगर पास करेंगे तो गैलोमीटर डैमेज हो सकता है, तो उसको भी अवॉइड करना है. तो ये तीन कंडीशन है. ये तीन कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ, सुनो. ये तीन कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग कनेक्ट करेंगे, सपोज मैं ऐसे बोल रहा था कि यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस आर था, यहाँ पे मेरा गैलोमीटर जी था. अभी इसको सीरीज में कनेक्ट किया, बट ये कनेक्ट करने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस जो आर और इसका जी है दोनों का ऐड करूंगा तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब करंट इसमें से कम पास होगा, तो गैलोमीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो थोड़ा कम रीडिंग दिखाएगा. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उनमें हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस एस, इसको बोलते हैं शंट. शंट मतलब आपको पता रहेगा शंट मतलब क्या होता है. शंट मतलब कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं शंट. कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शंट. तो ये चीज़ आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, शंट में अगर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे शंटिंग द रेजिस्टेंस एस विथ जी. अभी मुझे बताओ सपोज एस का जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर हम लोग ऐसे कंडीशन देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो है. अगर इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा, सुनो ध्यान दो, इसका अगर रेजिस्टेंस लो रहेगा तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास होगा. तो गैलोमीटर का करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है तो इसमें से जो करंट पास होगा तो वो क्या रहेगा, कम रहेगा. इसका मतलब क्या है, गैलोमीटर जो पार्ट है वो डैमेज होने से बच जाएगा.
एक्सेस करंट जो आ रहा था यहाँ से, एक्सेस करंट आ रहा था बराबर है, एक्सेस करंट इसमें से गया करंट और यहाँ से थोड़ा सा करंट गया। तो मुझे बताओ अगर करंट जा रहा है इसमें से डिवाइड हो रहा है तो गैलोमीटर से कम करंट जा रहा है और मैक्सिमम करंट जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, शंट से जा रहा है। तो शंट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है गैलोमीटर को। तो अगर मैं बात करूँगा शंट की, तो शंट इज एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैलोमीटर एंड इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो लिखो, ये डायग्राम बाद में ड्रॉ करो, लिखो in order to achieve this above condition, a low resistance is connected in parallel with the galvanometer. In order to achieve the above condition, above three condition, a low resistance in parallel is connected with the galvanometer, which effectively reduces the resistance of galvanometer. देखो पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। देखो ना यार, 2 + 3 कितना होता है, ये सीरीज में हो गया। अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या आएगा, ये 3 2 और रहेगा 6, रहेगा 6/5। उल्टा करूँगा तो इसका उल्टा करूँगा ना, ये रिवर्स रहेगा, 1/RP रहता है। तो RP क्या आएगा, 6/5। तो 6/5 क्या रहेगा, जो भी आंसर रहेगा, बट इससे तो कम ही रहेगा, 5 से तो कम ही रहेगा। क्लियर है क्या? तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे एक पैरेलल रेजिस्टेंस से। पैरेलल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं शंट, जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो ये थोड़ा सा रीडिंग, थोड़ा सा करंट ले रहा है, मैक्सिमम करंट ले रहा है बोलूँगा मैं, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें से जो करंट पास होगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो लिखो आगे, which effectively reduces the resistance of galvanometer. This low resistance connected in parallel is also called as shunt. हो गया। आगे लिखो uses of shunt, आगे लिखो uses of shunt, लिखो it is used to divert the large part of total current by providing an alternate path। देखो जो करंट यहाँ से I टोटल फ्लो हो रहा था उसमें से शंट में से जा रहा है IS और गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है IG, बराबर है। अभी वापस ये जाएगा IS, यहाँ पे मिलेगा IG के साथ और वापस यहाँ पे मिलेगा I। देखो ना, I आ गया, IS निकल गया, IS वापस ऐड हो गया IG के साथ। क्लियर है यहाँ तक? लिखो, इट यूजेस टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ अ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पार्ट एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डैमेज, एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डैमेज। सेकेंड, it increases the range of ammeter, it increases the range of ammeter. Third, it decreases the resistance between two points to which it is connected. इधर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। देखो ये पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, कम हो गया। जब भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना कोई चीज़, तो रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो लिखो, इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन, it decreases the resistance between the points to which it is connected, points to which it is connected। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, हम लोग इस अननोन शंट की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, मुझे बताओ क्रिचॉफ का करंट लॉ के हिसाब से आई अंदर जा रहा है, आई जी और आई एस बाहर निकल रहा है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है ये क्या किया है, यहाँ पे शंट कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, उसमें से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा था, तो आई जी फ्लो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, और आई एस करंट फ्लो हो रहा है शंट से। तो मुझे बताओ आई एस प्लस आई जी इक्वल टू क्या होता है, आई। तो मुझे बताओ आई एस का फॉर्मूला क्या रहेगा, आई माइनस आई जी। ये आई जी क्यों निकाले, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के बीच में का करंट मेरे को पता है, आई एस को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि शंट में से करंट कितना फ्लो रहा है ये मुझे नहीं पता, बट मेरे को क्या पता है, गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना फ्लो रहा है वो मुझे पता है। तो ये वाला लिख लिया। अभी मुझे बताओ ये दोनों पैरेलल में, ये वाला और ये वाला, तो दोनों पैरेलल में होने की वजह से मुझे बताओ जी एंड एस आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में रहेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो वी जी इक्वल टू वी एस। ए वी का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, आई जी मेरा करंट, तो यहाँ पे आएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। क्लियर है? अभी क्लियर कट मैंने यहाँ पे आई एस का लिखा है, आई माइनस आई जी, तो यहाँ पे आई एस को रिप्लेस करूंगा आई माइनस आई जी से, तो आएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस।
मुझे शंट की वैल्यू निकालनी है, बराबर है। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा, S इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। टोटल करंट फ्लो हो रहा था कितना, रेजिस्टेंस आर है, उसमें से मेरे को करंट निकालना है, तो उसके सीरीज़ में क्या कनेक्ट किया, गैल्वेमीटर। गैल्वेमीटर को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, वो जो कि होता है पैरेलल में कनेक्ट किया, उसका नाम है शंट। कनेक्ट किया, अभी आई जो करंट फ्लो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, आई जी और आई एस में, बराबर है। तो करंट लॉ यूज़ करके क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस हो गया। तो आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी हो गया। अभी ये जी और एस पैरेलल में है, अगर जी और एस पैरेलल में रहेगा तो उसके बीच में का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो वी जी इक्वल टू वी एस आ गया। वी जी का फॉर्मूला आई जी इंटू जी और वी एस का फॉर्मूला आई एस इंटू एस लिखा, इसका रेशियंस हमेशा कम रहेगा। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसा पूछा एमसीक्यू में, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेमीटर इंटू एमीटर वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू इन पैरेलल विद द गैल्वेमीटर। क्लियर है क्या? लिख लेते हैं, अपन लिख लेंगे, इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख लिया। अभी आई माइनस आई जी को इधर लेके आया तो आई जी अपन आई माइनस आई जी इंटू जी बन गया मेरा एस। सबको क्लियर है वाला पार्ट? अभी ध्यान दो, अगर इन लोगों ने ऐसे बोला है कि टोटल करंट जो है वो एन टाइम से आई जी, टोटल करंट को बोला है एन टाइम से आई जी, तो इधर जो आई था उसकी जगह पे एन इंटू आई जी लिखूंगा, तो एस का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई जी अपॉन एन आई जी माइनस आई जी, शॉर्ट छोटे में ही लिखते हैं, यहाँ पे भी छोटे में लिख देते हैं, सब में छोटा ही लिख देता हूँ, बड़ा नहीं लिखते हैं। अभी मुझे बताओ कॉमन क्या आएगा, इंटू जी ए, बराबर है। अभी इसमें से कॉमन क्या आएगा, आई जी आई जी कैंसिल, तो एस का फॉर्मूला क्या आएगा, जी एन माइनस वन, ये और एक फॉर्मूला हो गया। अगर आई जी को इन टर्म्स ऑफ आई लिखा रहेगा तो आई इक्वल टू एन टाइम्स आई जे ऐसे दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं। अगर मुझे सपोज आई एस के टर्म्स में लिखने का रहेगा, सपोज ये पूरा पूरा चीज़ें जो है वो आई एस के टर्म्स में लिखने का रहेगा, तो आई एस के टर्म्स में कैसे लिखूंगा मैं, देखते हैं आई एस के टर्म्स में। सपोज हम लोग क्या करेंगे मन में, इन टर्म्स ऑफ आई एस करना है, तो हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जी को इन टर्म्स ऑफ सॉरी आई एस को इन टर्म्स ऑफ आई जी लिख रहे थे, आई एस को इन टर्म्स ऑफ आई जी अब तक लिख रहे थे। अभी उल्टा करेंगे, मतलब यहाँ पे आई एस की जगह पे आई माइनस आई जी लिखा था, अभी क्या आएगा उनमें, आई जी के जगह पे आई माइनस आई एस लिखेंगे। तो मुझे बताओ, ये जो अपना पार्ट था यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे वापिस लिखता हूँ मैं, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। आई जी की जगह पे क्या आएगा, आई जी की जगह पे आएगा आई माइनस आई एस इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। क्लियर है? अभी मुझे बताओ कि अगर जी जी को साथ में लाता हूँ, आई एस को साथ में लाता हूँ, तो ये आएगा जी आई माइनस जी आई एस इक्वल टू एस आई एस। ये जी आई एस इधर आएगा तो जी इंटू आई इक्वल्स टू एस इंटू आई एस इंटू जी, सॉरी माइनस को आप एक बनेगा प्लस इंटू आई एस, तो आई एस कॉमन आएगा एस प्लस जी और यहाँ पे जी इंटू आई, तो फॉर्मूला बनेगा आई एस अपॉन आई इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी। क्लियर है? पक्का क्लियर है वाला पार्ट? आई होप, एक मिनट, एस प्लस जी, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या किया, आई को इन टर्म्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ आई जी लिख दिया और सॉल्व किया, तो ये मिल गया मेरे को। तो ये एन जो है वो क्या है, आई अपॉन आई जी, देखो ना, एन को लिखूंगा आई अपॉन आई जी, ये हो गया।
मुझे बताओ वापिस हम लोग रिप्लेस करने वाले, अभी आई एस के टर्म्स में लिखने वाले। अभी इधर तक लिखा था हम लोग ने आई जी के टर्म्स में, अभी हम लोग क्या करेंगे आई एस के टर्म्स में लिखेंगे। आई एस के टर्म्स में लिखने का रहेगा तो आई जी को रिप्लेस करना पड़ेगा आई एस माइनस आई एस, और बाद में सॉल्व किया। क्लियर है पक्का? तो ये चार फॉर्मूला, चार नहीं फॉर्मूला बोलूँगा, ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूला टोटल है। मतलब गैलोमीटर का अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो 5 फॉर्मूलाज है। मैं और एक चीज़, मैं इसमें और एक चीज़ एडिशनल करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर सीरीज़ में और पैरेलल में अगर कन्वर्ट करने का है तो कैसे करना पड़ेगा। मतलब देखो ये दोनों किस में, ये दोनों पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस ये एमीटर, देखो ये वाला पार्ट एमीटर हो जाता है पूरा, ये पूरा पार्ट एमीटर बन जाएगा, बराबर है। गैलोमीटर कनेक्टेड विद शंट इन विच इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये एमीटर बन गया। अभी एमीटर बन गया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जी का रेजिस्टेंस और एस का रेजिस्टेंस। तो अगर मैं लिखता हूँ सपोज मैं ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये सारे फॉर्मूलाज मतलब अपने को ईजी गिर जाएंगे। तो लिखूंगा पहले आई इक्वल्स टू आई एस प्लस आई जी, ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है आई इक्वल टू एन इंटू आई जी, ये थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला है एस इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, ये फोर्थ फॉर्मूला है। उसके बाद लास्ट वाला फॉर्मूला है आई एस अपॉन आई इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी। क्लियर है? और एक फॉर्मूला रहेगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालने का रहेगा। तो ध्यान दो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या रहेगा। ये मुझे बताओ कौन से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए, एक मैंने कनेक्ट किया जी और एक कनेक्ट किया मैंने एस। तो उसके हिसाब से अगर मेरे को रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालने का रहेगा तो कैसे निकालूंगा, तो आएगा 1/RA इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। देखो ना ये पैरेलल में, तो बताओ 1/RA का फॉर्मूला क्या रहेगा, G प्लस एस अपॉन जी इंटू एस। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा आर ए इक्वल्स टू जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ये मुझे बताओ एस का फॉर्मूला क्या है, एस का फॉर्मूला क्या है, जी एन माइनस वन। तो अगर जी एन माइनस वन में यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जी इंटू जी एन माइनस वन अपॉन जी प्लस जी एन माइनस वन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, ये अगर मैं सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसका आंसर आता है जी अपॉन एन। मतलब आर ए का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जी एस अपॉन जी प्लस एस और दूसरा है जी अपॉन एन, ये दो फॉर्मूलाज हैं। क्लियर है पक्का? तो आपको फॉर्मूलाज कौन से लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये फॉर्मूला लिख के लो। मैं एक चीज़ नोट की तरह लिखो, नोट की तरह। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू an ammeter, in order to convert a galvanometer into an ammeter, we connect a resistance of low value in parallel with the galvanometer, that is shunt resistance। न्यूमेरिकल पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उसके बाद वोल्ट मीटर पे जाएंगे। सबको क्लियर हुआ ये क्या किया है? थियोरी आप लिख सकते हो, मैंने डेरिवेशन वाला पार्ट डिस्कस किया है, थियोरी आप खुद लिख सकते हो, मैंने थियोरी लिखा है ऑलमोस्ट, आपको बीच बीच में का पार्ट आपको लिखना पड़ेगा बराबर से बस। ओके, ये चार फॉर्मूला मेरे से गलती से डिलीट हो गए, तो लिख देते चारों फॉर्मूला बराबर से। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस। उसके बाद फॉर्मूला था एस 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 इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला था एस इक्वल्स टू जी एन माइनस वन और आई इक्वल्स टू एन इंटू आई जी। उसके बाद फॉर्मूला था आई एस अपॉन आई इक्वल्स टू जी अपॉन एस माइनस जी, और आर ए का फॉर्मूला था जी अपॉन एन, या फिर दूसरा फॉर्मूला था एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी। ये दो फॉर्मूले थे। ओके, क्वेश्चन पे जाते। गैल्वेनोमीटर के दो क्वेश्चन से आपको सॉल्व न्यूमेरिकल में, दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मुझे बताओ पहला क्वेश्चन 9.8 है, पेज नंबर 225 पे 9.8 सॉल्व एग्जाम्पल 225 पेज नंबर।
ओके, उन्होंने क्या बोला देखते। अ गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, मतलब गैलोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है 100 ओम, मतलब कैपिटल जी दिया है 100 ओम, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 म्यू एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग मतलब गैलोमीटर का खुद का रीडिंग है करंट का कितना है 100 म्यू एम्पियर, मतलब आई जी जो है वो है 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है वॉट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, मतलब एस पूछा है, सो दैट एमीटर कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 मिली एम्पियर, मतलब 0 to 10 मिली एम्पियर। ये 10 मिली एम्पियर कौन मेजर करने वाला है, 10 मिली एम्पियर मेजर करेगा कौन, ये रेजिस्टेंस में से करंट है, रेजिस्टेंस में से करंट जो होता है वो होता है आई होता है, तो मुझे आई जो है वो कितना होना चाहिए 10 मिली एम्पियर। क्लियर है तक। अभी मुझे बताओ, मुझे निकालना है किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू में फॉर्मूला ये वाला एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं, बराबर है, या फिर आई जी अपॉन ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाला ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म वाला फॉर्मूला है, तो पहले एन निकालते। तो एन का फॉर्मूला क्या है, आई अपॉन आई जी। आई कितना है रे 10 इंटू 10⁻⁻3, और आई जी कितना है 100 इंटू 10⁻⁻6, बराबर है। अभी ये अगर लिखूंगा तो आएगा 10⁻⁻3 अपॉन ये 10 इंटू 10⁻⁻5, 10 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻2, 10⁻2 मतलब ये आ जाएगा 100, 10⁻2 मतलब कितना आएगा 100। ये n की वैल्यू है। अभी मुझे s का फॉर्मूला पता है g, s का फॉर्मूला मुझे पता है g अपॉन n-1, तो g कितना है 100, n कितना है 100-1, ये आएगा 100 अपॉन 99, तो आएगा 100 अपॉन 99 ओम। s की जो वैल्यू है वो 100 अपॉन 99 ओम। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब भी ऐसा बोला रहेगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमेशा आईजी होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है आईजी, तो नोट करके लिखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आईजी, इज ऑलवेज इक्वल टू आईजी। और बाद में एमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ, उसका जो मैक्सिमम रेंज रहेगा वो रहेगा आई, उसका जो मैक्सिमम रेंज रहेगा वो रहेगा आई। बाकी तो हम लोग एन का वैल्यू निकाल दिया, बाद में एस का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 9.8 आपको क्लियर हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9.9 मैंने जो पीडीएफ सेंड किया आपको, उसमें गैलोमीटर के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है क्या। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे में कोई क्वेश्चन नहीं है गैलोमीटर के ऊपर, तो हम लोग अनसॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 9.9 पेज नंबर 225 का 9.9। तो एग्जाम्पल 9.9 पे जाता हूँ मैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउस, मतलब एस पूछा है, दैट अलाउस, क्या बोला अलाउस 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैलोमीटर। ये 20% ऑफ द मेन करंट मतलब 20% का मेन करंट का, तो आईजी जो गैलोमीटर से करंट पास हो रहा है वो 20% ऑफ मेन करंट है, बराबर है। आगे उन्होंने क्या बोला है, करंट थ्रू द गैलोमीटर ऑफ 99 ओम, मतलब जी दिया है 99 ओम। ये मुझे एक चीज़ पता है कि आई अपॉन आई जी जो होता है वो होता है एन, बराबर है। ये आई जी को इधर लेके जाऊंगा और बाकी सब टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा बताओ, ये बाकी के टर्म्स को उधर लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वापिस लिखता हूँ, चलो आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू 20 अपॉन 100, उल्टा करूँगा तो आएगा आई अपॉन आई जी इक्वल टू 100 अपॉन 20, ये आएगा 5, तो एन की वैल्यू कितनी है 5। अभी एस का फॉर्मूला पता है, एस का फॉर्मूला जी n-1, तो आएगा 99 अपॉन 5-1, तो आएगा 99 अपॉन 4, 99 अपॉन 4 आता है 24.75, कितना आता है 24.75। क्लियर है पक्का। क्वेश्चन नंबर 9.9 सबको क्लियर हुआ। आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ते, आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले हम लोग जाएंगे गैलोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। सबको क्लियर है वाला पार्ट, मैं रफ कर देता हूँ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला लिख के ले लो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आता गैलोमीटर में, गैलोमीटर एज एन एमीटर में।
कभी कभी रेजिस्टेंस ऑफ, वो लोग एंड में ऐसे ही पूछते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का फॉर्मूला S इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, या फिर जी अपॉन एन, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी गैलोमीटर एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करना है। ये मुझे बताओ, गैलोमीटर एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करने के लिए क्या कंडीशन रहेगा? देखो, एक तो ये चीज़ है कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा कि जो करंट ड्रॉ करेगा, वोल्ट मीटर का खासियत क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होता है? देखो, आइडियल गैलोमीटर कौन सा होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होता है जो सबसे कम करंट को विड्रॉ करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ये नोट लिख के रखते हैं अपन, ये नोट लिख के रखेंगे थोड़ी देर में। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर कनेक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इधर का कंडीशन उससे उल्टा है, तो वहां पे पैरेलल, तो यहाँ पे किस में रहेगा? सीरीज में रहेगा। दिल को वोल्ट मीटर इज अ, ये पहले नोट लिख दो, भूल जाएंगे नहीं तो नोट लिख दो, पहले नोट लिखो। इन एमीटर इन एमीटर इन एमीटर the resistance should be zero for an ideal condition. But in the case of voltmeter, the resistance should be infinite, so that it will not draw any current for the ideal condition. Okay, देखो, वोल्ट मीटर क्या रहता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और हमेशा वो कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया, जैसे कि एम मीटर कनेक्ट करते सीरीज में, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते किसमें? पैरेलल में। तो लिखो, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। A voltmeter is an instrument used to measure potential difference between 2 points in an electric circuit. It is always connected in parallel with the component. It is always connected in parallel with the component across which voltage drop is to be measured. Across which the voltage drop is to be measured. To convert a moving coil galvanometer into voltmeter, the necessary modifications are required. पहला मॉडिफिकेशन, ओके, उधर करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, तो इधर क्या बढ़ाना पड़ेगा? वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी। तो लिखो पहला पॉइंट, द वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू अ डिजायर्ड हाई वैल्यू। पहला पॉइंट लिखा। सेकेंड पॉइंट, ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या था? वो आर प्लस जी जो था वो कम होना चाहिए था, यहाँ पे आर प्लस जो भी जी रहेगा वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहना चाहिए। तो लिखो, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड। देखो, पहले ही पैरेलल में कनेक्ट करे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होने वाला था, बट यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा? फिर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि गैलोमीटर के किस में होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए। सीरीज में करेगा तो रेजिस्टेंस, देखो ना, ये ऐसे था, ये ऐसे कुछ था, याद है क्या? ये एस था, ये आर था, तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस था। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? ये पैरेलल में था, तो पैरेलल में क्या हुआ? रेजिस्टेंस और कम हो गया, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो गया? और कम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुकिए, आई लॉस्ट माय हैंकरचीफ। आता वापरत होतो, कुठे गेला माहिती नाही। ओके, एक्चुअली हैंडकरचीफ कहाँ पे गायब हुआ पता नहीं। तो हम लोग कनेक्ट किए थे इसको पैरेलल में कनेक्ट किए क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करना था। अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? गैलोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, बट वोल्टमीटर है तो ये पूरा जो रहेगा वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। मतलब डायग्राम कैसे दिखे, देखो, रेजिस्टेंस है,
इसके बीच में क्या पोटेंशियल निकालना है, मतलब यहाँ पे गैलोमीटर रहेगा, बट इसके सीरीज़ में एक शंट था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, जो एक हाइयर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। यहाँ पे कहते हैं लोअर वैल्यू, क्योंकि अपने को इसका वैल्यू बढ़ाना है, क्योंकि ये तो पहले से ही पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट को विड्रॉ नहीं करता, कम से कम करंट को विड्रॉ करता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे, ड्रॉ करेंगे। पता नहीं यार ये कहाँ पे चला गया। ओके ठीक है। मुझे बताओ कि ये सेकेंड पॉइंट हो गया, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड। थर्ड पॉइंट लिखो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, ऐसे लिखो, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव पोटेंशियल डिफरेंस, it should be protected from excessive potential difference before it get damage, before it gets damage. ओके, अगर मेरे को कनेक्ट करने का रहेगा तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे शंट पैरेलल में था, यहाँ पे जो एक्स रहेगा वो किस में रहेगा, सीरीज़ में रहेगा। तो कुछ डायग्राम टेक्स्ट बुक के हिसाब से डायग्राम ऐसे बनता है, ये वाला पार्ट है, उसके बाद मतलब ये एक्स रेजिस्टेंस से सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ये आर रेजिस्टेंस से, दोनों के बीच में का पोटेंशियल कितना रहेगा, वी। क्लियर है? यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो क्या रहेगा, आई, सेम करंट फ्लो होगा यहाँ से। तो इसको जो बोलते हैं, ये वाले डिवाइस को वोल्ट मीटर। समझ में आया? तो लिखो, अ वोल्ट मीटर इन ऑर्डर टू फुलफिल, ऐसे लिखो, इन ऑर्डर टू फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट वी हैव टू कनेक्ट a resistance of suitable high value X in series with the moving coil galvanometer. We have to connect resistance of suitable high value X in series with moving coil galvanometer. लिखा, a voltmeter is connected across 2 points where potential difference is to be measured. A voltmeter is connected across, देखो इसका पोटेंशियल निकालना तो इसके अक्रॉस मैंने कनेक्ट किया, ये across 2 point where potential difference is to be measured. If galvanometer is used to measure voltage, it draws some current. It draws some current. Therefore, in order to in order to in order to avoid drawing drawing more current from the circuit, we connect a resistance of high value X, a resistance of high value X in series with the in series with the in series with the galvanometer. Therefore, the voltmeter should have high resistance value. Ideally, it should have infinite resistance. तो लिखो, ब्रैकेट में लिखो, in order to convert a moving coil galvanometer into a voltmeter, we connect a resistance of high value in series with the galvanometer. Resistance of high value in series with the galvanometer. Ideally, it should have infinite resistance. Ideally, it should have infinite resistance. क्लियर है? ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरे को इसके बारे में बात करना है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से करंट फ्लो रहा है, तो ये इन शॉर्ट ये बैटरी था, सपोज मैंने ऐसे बात किया, तो बैटरी क्या कर रहा था, आई आर से करंट फ्लो कर रहा था और आई स्मॉल आर से करंट फ्लो हो रहा था। तो मुझे पता था कि आई का फॉर्मूला था ई अपॉन आर प्लस आर, बराबर है। यहाँ पे आर के जगह पे एक्स से स्मॉल आर के बदले जी है, तो फॉर्मूला क्या बनाओ, ई के बदले वी है, तो फॉर्मूला बनेगा ऐसे कुछ सेम चीज़ बनेगा, मैं वापस सब चीज़ बता रहा नहीं है। v इक्वल्स टू आएगा आई इंटू एक्स, सॉरी आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी, आई जी कॉमन, या फिर ऐसे भी कर सकते एक्स निकालना है तो आएगा v माइनस आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई जी इंटू एक्स। आई जी को डिवाइड करूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी v अपॉन आई जी माइनस जी। क्लियर है? ये वाला पहला पार्ट है, पहला वाला जो अपना फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हम लोग सेम लिखते v इक्वल्स टू एन वी इंटू वी जी, अपन ने क्या लिखा था,
आई इक्वल्स टू आई वी इंटू आई जी था। तो यहाँ पे वी देखो ये सीरीज में कनेक्ट किया है, इसमें से पोटेंशियल अलग रहेगा, इसमें से पोटेंशियल अलग रहेगा, ये पक्का है। तो एन वी इंटू वी जी लिखूंगा। तो मेरे को बताओ ये अगर चीज़ में एन वी को लिखूंगा क्या, वी अपॉन वी जी। ए वी तो एज इट इज़ है, बट वी जी क्या होता है, वी जी क्या होगा, वी जी होगा आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। क्लियर है। तो एन वी का फॉर्मूला है वी अपॉन आई जी इंटू जी। क्लियर है पक्का। अभी अगर 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 हम लोग क्या करेंगे मन में, इसमें से जी को कॉमन निकालेंगे तो क्या आता है देखते हैं। एक्स इक्वल टू जी, यहाँ पे जी है क्या, नहीं, मल्टीप्लीकेशन में जी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड में डाल देंगे, वी अपॉन आई जी इंटू जी माइनस वन। देखो जी को अंदर डाल, जी जी कैंसिल हो जाएगा और ये जी इधर आ जाएगा, वही मिलेगा। ए वी आई जी अपॉन जी क्या आता है, एन वी, तो आएगा एक्स इक्वल टू जी एन वी माइनस वन। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है। वहाँ पे हम लोग ने करंट लॉ यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज लॉ यूज़ कर रहे हैं। अभी ये दोनों का रेशंस क्या रहेगा, ये दोनों का रेशंस ऐड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, ये दोनों का रेशंस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेशंस है। तो वहाँ पे आर ए निकाला था, यहाँ पे क्या निकालूंगा, आर वी। आर वी का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स प्लस जी, बट एक्स का फॉर्मूला है जी एन वी माइनस जी, मतलब क्या आएगा, जी एन वी माइनस जी प्लस जी, कैंसल तो आएगा जी इंटू एन वी। क्लियर है। तो आर वी का फॉर्मूला है जी इंटू एन वी, उधर आर ए का फॉर्मूला था जी अपॉन एन, वहाँ पे आर ए का फॉर्मूला था जी अपॉन एन, यहाँ पे आर बी का फॉर्मूला बन गया जी इंटू एन बी। क्लियर है। हे कुठून आला, तिथे कसं गेलं होतं? ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। मैं पहले वोल्टेज लॉ यूज़ कर रहा हूँ इस कंडीशन में, यहाँ पे ये निकाल दिया, बराबर है। उसके बाद आई जी को डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग v को इन टर्म्स ऑफ वी जी लिखते, तो वी एन वी इंटू वी जी, उधर था आई एन इंटू आई जी था, बराबर है। रिप्लेस किया, वी जी को लिखा आई जी इंटू जी, ओम्स लॉ रे, आई जी इंटू जी वो यूज़ कर दिया। अभी ये इक्वेशन में से जी को बाहर निकल दिया, तो ये बन गया वी अपॉन आई जी इंटू जी माइनस वन। वी अपॉन आई जी इंटू जी क्या बनता है, ये बनता है एन वी माइनस वन। क्लियर है। तो मैं ये चार फॉर्मूला, चार नहीं पांच फॉर्मूला सब लिख के लेता हूँ यहाँ पे, पाँचों के पाँच फॉर्मूला, और बाद में न्यूमेरिकल्स पे जम मारेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा था, ये वोल्टेज लॉ वाला, वी इक्वल्स टू आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी, स्मॉल जी लिख देता हूँ। सेकेंड जो है वो एक्स का फॉर्मूला है वी अपॉन आई जी माइनस जी। थर्ड जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है एन वी इक्वल्स टू वी अपॉन वी जी। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो रिप्लेस किया गया है वी जी को और ये फॉर्मूला बना है, तो बनता है वी अपॉन आई जी इंटू जी। और जो फोर्थ फॉर्मूला ये वाला एक्स इक्वल्स टू जी एन वी माइनस वन, और लास्ट में फॉर्मूला है आर वी इक्वल्स टू जी अपॉन एन वी, या फिर दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा एक्स प्लस जी। क्लियर है। आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा। न्यूमेरिकल पे जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10th और न्यूमेरिकल नंबर 11th करते हैं, जो कि सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको अनसॉल्व में एक भी क्वेश्चन इसका डिस्कस नहीं किया है, बट मैंने जो PDF कल आपको सेंड की है उसमें आपको इसकी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल पे जाते हैं। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9.10 क्या बोलते हैं। पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 226 का 9.10। तो 9.10 में क्या बोलते हैं, अ गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस। ये समझ में आ गया क्या, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा रेजिस्टेंस एक्स किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। 9.10 पे आते हैं, गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, मतलब कैपिटल जी दिए 25 ओम, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 म्यू एम्पियर, मतलब आई जी जो दिया है वो कितना है 25 म्यू एम्पियर। आगे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, व्हाट इज द रेजिस्टेंस दैट शुड बी एडेड टू इट सो दैट इट हैज़ अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मतलब क्या बनेगा, वी। तो एक्स की वैल्यू निकालने बोलिए। एक्स की वैल्यू निकालने से पहले मुझे बताओ, एक्स की वैल्यू निकालने से पहले मुझे एक तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स का v अपॉन आई जी माइनस जी। वी कितना है 10, आई जी कितना है
25 इंटू 10⁻⁻6 माइनस जी कितना है, जी जो है वो है 25। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 10/25, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻+6 माइनस 25, बराबर है। अभी इसको अगर सॉल्व करना होगा तो क्या करूँगा मैं, ये 2 ज़ा, ये आएगा 5 ज़ा, ओके 1/5 अगर मैं करता हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, इसको अगर सॉल्व करूँ तो याद है 399.975 इंटू 10⁻5 ओम। ये फाइनल वैल्यू आ रही है आपकी, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 399.975 इंटू 10⁻5 ओम। क्लियर है, ये यहाँ तक ही अपन रखते हैं ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9.10 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9.11 पे जाते हैं। तो 9.11 पे हम लोग जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, वी मैक्सिमम वोल्टेज दिखा है, मैक्सिमम करंट दिया है, गैलोमीटर बोला है। क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 9.11 तो आपको वो जो पीडीएफ में जितने भी गैलोमीटर के क्वेश्चन है ना, वो आराम से आपके सॉल्व होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.11 पे जाते हैं। उन्होंने क्या बोला है, अ गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, मतलब जो वी जी बोला है वो 40 ओम बोला है। करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, मतलब आई जी बोला है 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आगे, इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड हाउ इज टू बी कैलकुलेट कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैलोमीटर इनटू अ एमीटर ऑफ रेंज 0.4 एम्पियर रेंज। मतलब बोला है कि पहले तो उसको एमीटर की तरह कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कितना शंट लगेगा, जब उसका आई जो होगा वो होगा 0.4, और इनटू वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर के टर्म्स में कनेक्ट करना है, जब उसका वोल्टेज रहेगा कितना 0.5 वोल्ट। ओके, मुझे पता है एस निकालना है, एस निकालने को बोला है और मुझे निकालने को बोला है एक्स। एस एमीटर के केस में होता है और एक्स होता है वोल्ट मीटर के केस में। तो पहले मुझे पता है कि एस का जो फॉर्मूला होता है एस का, तो वो होता है जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ए मुझे बताओ जी की वैल्यू कितनी 40 इंटू आई जी कितना है 4 इंटू 10⁻³ अपॉन आई कितना है 0.4 माइनस ये कितना है 4 इंटू 10⁻³ अभी मैं इसका वैल्यू सॉल्व करते नहीं बैठ रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिखूंगा। इसकी वैल्यू जो आ रही है 0.4040 ओम। मतलब एस को कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोग किस में, पैरेलल में। एमीटर में भी करते हैं ना कि शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो छोटा रेजिस्टेंस, देखो ना छोटा रेजिस्टेंस आ गया, वो किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। ये रेंज है, रेंज किसका, एमीटर का, मतलब ये हो गया मैक्सिमम करंट, ये हो गया वोल्टेज का रेंज, मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज हुआ। करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन कौन दिखाता है, गैलोमीटर, मतलब वो होता है आईजी। अभी मुझे नेक्स्ट निकालना है वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने को बोला है, सॉरी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो निकालने को बोला है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं एक सेकेंड यहाँ पे एक्स आएगा, फॉर्मूला में यहाँ पे एक्स आएगा, बराबर फॉर्मूला में यहाँ पे एक्स है, मैं आई कैसे लिख दिया है, ओके वो कैंसिल करते टाइम हो गया, वो वहाँ पे एक्स आ जाएगा। ओके, अभी मुझे बताओ, मुझे निकालना है क्या एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स का फॉर्मूला जो है v अपॉन आई जी माइनस जी, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू वी कितना है रे, v 0.5, आई जी कितना है 4 इंटू 10⁻³ माइनस ये कितना है, जी कितना है 40। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 85 ओम डायरेक्टली। देखो बड़ा रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस जब कनेक्ट किया सीरीज़ में तो बन गया वोल्ट मीटर, बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जब पैरेलल में तो बन गया शंट, मतलब क्या होता है पैरेलल, तो बन गया एमीटर। क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में गिरता है, बोर्ड्स में गिरता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पता नहीं, मुझे पता नहीं लोगों ने टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन क्यों नहीं दिए। सबको क्लियर हुआ। एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन देखते हैं एमीटर और वोल्टीमीटर में, चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट का थोड़ा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट बचा है, तो मैं क्या करूँगा उनमें एक लेक्चर बना दूंगा जो कि नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर बेसिस होगा, और उसमें हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट फटाफट डिस्कस करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर देखते हैं। सबसे पहले एमीटर जो होता है वो क्या करता है, करंट मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर हम हमेशा कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते किसमें, पैरेलल में। अगर अगर मूविंग कॉइल गैलोमीटर को हम लोग को अगर एमीटर में कनेक्ट करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसका उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, आइडियली जीरो। बट अगर उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए।
ये हो गया। बाद में अगर मेरे को कन्वर्ट करना था एमीटर को, सॉरी गैलोमीटर को एमीटर में, तो क्या करता हूँ मैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैलोमीटर, तो वो कन्वर्ट हो जाए, वो हो जाता है एमीटर में। अगर मेरे को गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो हाई वोल्टेज, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैलोमीटर। क्लियर है। और उसके बाद आर ए का फॉर्मूला, आर ए का फॉर्मूला क्या था, एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी फॉर्मूला था दूसरा, जी अपॉन एन ये फॉर्मूला था आर ए का। आर वी का फॉर्मूला था एक्स प्लस जी जिसका फॉर्मूला दूसरा था जी अपॉन एन। क्लियर है क्या। ये पॉइंट एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो 227 पेज पे, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है 227 पेज का। क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते, तो आई ऑफिशियली डिक्लेयर करंट इलेक्ट्रिसिटी एज ओवर। नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट बचा है, मैं क्यों एक्स्ट्रा अलग से ले रहा हूँ, क्योंकि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू उसका थोड़ा अलग इंपॉर्टेंस है, तो एक साथ लेते हैं उसको, इसमें जंबल अप नहीं करते, तो वो अलग से पढ़ा दूंगा मैं। नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होता है, एक सर्किट दिया उसमें से निकालना होता है, तो वो देख लेते बाद में। तो यहाँ तक सबको खत्म हुआ, तो ऑफिशियली आई एंड अप द लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हुआ। एक न्यूमेरिकल बचा है, मुझे पता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा पता है मुझे, क्वेश्चन नंबर 19 बचा है, पर 19 में नेटवर्क एनालिसिस के बाद में सॉल्व करूँगा। आई होप यहाँ तक लेक्चर समझ में आ रहेगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना बहुत भूलो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, जो भी नया टॉपिक रहेगा। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं पता है आपको, आइटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर का प्लान चालू है, देखता हूँ अगर वो हुआ तो वही चालू कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।